सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखो, इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर के बारे में बात की, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात की एंड सेकंड ऑर्डर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो, कई बुक्स के अंदर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, कई बुक्स के अंदर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन गिवन नहीं है, क्योंकि जो हम nth ऑर्डर से क्या करते हैं, हम थर्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। ओके, बट फिर भी हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ आएंगे, थोड़े ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है और हमें थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि हम कैसे nth ऑर्डर को जनरलाइज करेंगे। थोड़ा हमें आइडिया लगेगा कि अगर हम किसी और ऑर्डर की रिएक्शन आए तो उसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका टी हाफ, इसका टी क्वार्टर, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम करेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। अब देखो, जैसे हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हमने तीन लेक्चर के अंदर हमने कवर किया। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने उसके फॉर्मूलाज के, सेकंड के अंदर हमने क्या किया, उसके ग्राफ को डिस्कस किया, थर्ड में फिर हम उसके क्वेश्चन के। अब देखो, जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन उसको हम एक ही लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। इसी लेक्चर के अंदर हम उसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, इसी में ग्राफ सारा कुछ, इसके कैरेक्टरिस्टिक सारा कुछ इसी लेक्चर के अंदर हम उसको बिल्कुल पैक कर देंगे। ओके, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आएगा nth ऑर्डर के ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। nth ऑर्डर मतलब उससे ही हम किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम करेंगे कैसे हम ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ के बाद जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो ऑलमोस्ट पैक हो जाएगा। फिर हम नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो, थर्ड ऑर्डर में भी ना केस बन सकते हैं। पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट अस कंसीडर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस कंसीडर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हमने लेट कर लिया कि हम एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो, जैसे हमने सेकंड ऑर्डर में बारे में बात की, सेकंड ऑर्डर के अंदर क्या था कि हमने दो रिएक्टेंट लेके बात करेंगे। देखो, सेकंड ऑर्डर रिएक्टेंट कितने होंगे, दो होंगे। ओके, तो दो रिएक्टेंट सेम भी हो सकते हैं, दो रिएक्टेंट क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दो रिएक्टेंट सेम होंगे तो उसको ए से दिखाया था, उसकी कंसंट्रेशन सेम होगी। ओके, और दो रिएक्टेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में तीन केस बन सकते हैं कि तीनों के तीनों रिएक्टेंट क्या हो, सेम हो, या फिर तीनों के तीनों रिएक्टेंट क्या हो, डिफरेंट हो, या फिर दो सेम हो और एक क्या हो, डिफरेंट हो। एक ये भी केस बन सकता है ना। तो यहाँ पे तीन केस बन सकते हैं। अब भाई, जैसे मैंने आपको सेकंड ऑर्डर में बारे में बात की कि वहां पे एक ही केस इंपॉर्टेंट है, जो हमारा फर्स्ट है, जब सारे के सारे रिएक्टेंट हम सेम लेके चलते हैं। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर के अंदर कि जो तीनों की तीनों रिएक्टेंट है वो क्या होंगे, सेम होंगे, वही हमारी मेन रिएक्शन होगी। बाकियों की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बाकियों के जो फॉर्मूले बनेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनेंगे और जनरली हम उसको फाइंड आउट नहीं करते। ओके, तो जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, वैसे देखो इसके ग्राफ्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, वो मैटर नहीं करता कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। बट इसके अंदर जो बाकी केसेस हैं, जैसे दो रिएक्टेंट को हम सेम लेंगे, एक को डिफरेंट लेंगे, या फिर तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, वो केस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही उसके बेस पे कभी क्वेश्चन आया हुआ। ओके, इंपॉर्टेंट है तो बस यही है कि जब सारे के सारे रिएक्टेंट क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो हम वही केस लेके चल रहे हैं, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स आर सेम। व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स आर सेम, हम वही केस लेंगे जहां पे सारे के सारे रिएक्टेंट्स क्या हो, सेम। ओके, अब देखो, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो थर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमने रिएक्टेंट लेंगे वो कितने लेंगे, हम तीन लेंगे। जो रिएक्टेंट लेंगे वो क्या लेंगे, हम तीन लेंगे। और यहां से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। यहां से क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। ओके, अब देखो, इसको आपने ऐसे नहीं करना, मैंने आपको सेकंड ऑर्डर में बताया था, इसको आपने ऐसे नहीं करना कि ए या तो आपने इसको 3a कर दिया, नहीं 3a नहीं करना आपने इसको a की फॉर्म में रहना है। क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तो हम क्या करें कि तीन रिएक्टेंट और तीन रिएक्टेंट क्या करें, आपस में रिएक्ट करें और क्या फॉर्म करें, प्रोडक्ट फॉर्म करें। तो हमें तीन अलग अलग रिएक्टेंट को बताना है, हमें एक रिएक्टेंट को नहीं बताना। अगर आप तीनों को ऐड कर दोगे 3a बन जाएगा, तो वो तो एक रिएक्टेंट हो जाएगा। फिर हमें तीनों को क्या करना, अलग अलग रिएक्टेंट को बताना है। ओके, तो तीन रिएक्टेंट है हमारे पास और तीनों की कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है। तीनों की कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है। जब हमारा टाइम जीरो है, जब हमारा टाइम जीरो है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए नोट, इसकी भी कितनी होगी, ए नोट, और इसकी भी कितनी होगी, ए नोट होगी। और उस केस में क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जब तो रिएक्शन हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई। जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट क्या है, हमारा 100% है। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है और कोई भी एक हमारे पास रैंडम टाइम है, दैट इज टी, तो इसकी कंसंट्रेशन होगी 80, इसकी भी 80 होगी और इसकी भी क्या होगी, 80 होगी। ओके, तो ये हो गया हमारी। ओके, अब हमें पता है कि जो हम रेट लगाते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की टर्म्स में, कि जो हमारा रेट है,
रेट किसके इक्वल आएगा, रेट आएगा माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी। ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन हमारी 1 होगी। और अकॉर्डिंग टू रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो, अब रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्योंकि ये हमारी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है और सारे के सारे रिएक्टेंट क्या है, सेम है, तो जो कंसंट्रेशन, एक ही कंसंट्रेशन, उसकी पावर कितना आएगा, उसकी पावर 3 आएगा, उसकी पावर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर अलग रिएक्टेंट होते तो फिर जो तीनों की जो प्रोडक्ट है उनकी पावर का सम है वो 3 आना चाहिए था, मतलब ओवरऑल जो सम है वो 3 होना चाहिए। तो एक ही कंसंट्रेशन, तो उसी की पावर क्या होगी फिर 3 होगी, क्योंकि उसका दूसरे टाइप का कोई तो रिएक्टेंट है ही नहीं। ओके, एक ही टाइप के रिएक्टेंट है। अब हमें पता है क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, देखो ये भी रेट के इक्वल है, ये भी रेट के इक्वल है, तो आपस में भी क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। सो माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए का क्यूब, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए का क्यूब आएगा। ओके, वही है कि ए क्यूब को हम यहाँ लेके आएंगे, डी टी को और नेगेटिव को हम उस साइड ले जाएंगे। सो डी ए अपॉन में क्या आएगा, ए का क्यूब इज इक्वल टू माइनस के डी टी आएगा। ओके, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें पता है कि हर बार की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे डी ए अपॉन में ए क्यूब माइनस ऑफ के डी टी। अब डी टी की लिमिट तो क्या आएगी, 0 से टी। हमें पता है कि 0 से टाइम कहाँ गया, 0 से टी पे गया, और एक ही कंसंट्रेशन, पहले ए नोट थी, फिर कहाँ चलेगी, ए टी चलेगी, तो लोअर लिमिट क्या रहेगी, ए नोट, और अपर लिमिट क्या रहेगी इसकी, 80 रहेगी। अब करो इसका इंटीग्रेशन। ओके, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, जो 1 बाई ए क्यूब है, ए क्यूब ऊपर जाएगा तो -3 बनेगा, उसमें +1 ऐड करोगे और नीचे भी क्या आएगा, -3 + 1। ऐसे ही करते हैं हम इंटीग्रेट। जो 1 बाई ए क्यूब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो पावर कितनी होगी, -3, उसमें +1 करो, जो भी पावर होगी वही क्या आएगा, नीचे भी आएगा, और लिमिट को पुट करो। लिमिट क्या है हमारी, ए नोट से 80, और यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ के टी आ जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है इसकी, 0 है। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया हमारे पास -1/2, यहाँ से -2 आएगा तो आगे माइनस है। चलो, और जब हम देखो यहाँ पे आएगी ए की पावर -2, ए की पावर कितना आएगी, यहाँ पे आएगी ए की पावर -2 आएगी। जब हम ए की पावर -2 को नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 1/a²। ए की पावर -2 है ना न्यूमरेटर में, जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो क्या होगा, पावर प्लस में हो जाएगी। फिर हम पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 1/80 का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। 1/80 का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT आ गया। ओके, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 को हम उधर लेके जाएंगे। सो अल्टीमेटली जो हमारे पास रिजल्ट बचा 1/80 का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2KT इज इक्वल टू क्या बचा, 2KT। तो यही क्या होगा, ये हमारा थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, सो 1/80 का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2KT आ गया। तो ये क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ओके, वही है कि अगर हम इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, अगर हम इसके अंदर टाइम को निकालना है तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू 1/2K 1/80 का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा टाइम का रिलेशन हो गया। ओके, सो एक तो फॉर्मूला ये आ गया। वही बात है कि फॉर्मूला याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद करना तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले हमने पहले किए हैं। nth ऑर्डर की रिएक्शन करेंगे, उससे क्या करेंगे, सबको जर्नलाइज कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सारे को क्या कर देंगे, इसको जनरलाइज कर देंगे। किसी और ऑर्डर की भी रिएक्शन आती है, फोर्थ ऑर्डर, किसी मर्जी रिएक्शन हो, उसको क्या कर देंगे, हम वहां से जनरलाइज कर देंगे। ओके, तो एक तो रिलेशन ये आ गया। अब देखो हमें पता है कि ये तो क्या, ये तो है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे हम हर बार की तरह करते हैं कि जो 80 तो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना एट टाइम t। हमें अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट की टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, हम वो निकालते हैं कि जो हमारा ए नोट है, ए नोट को तो हम ए लेते हैं, और जो ए टी है, ए टी क्या लेते हैं, ए माइनस एक्स लेते हैं, और जो एक्स होता है वही क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। दोनों के वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे फॉर्मूले में। जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, मैं इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर रहा हूँ, वो आएगा हमारे पास 1 बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT। ये रिलेशन आएगा हमारे पास 1 बाई ए टी। ए टी क्या है हमारा, ए माइनस एक्स, पुट कर दिया। ए नोट क्या है हमारा, ए है, उसको भी हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे लेंगे एलसीएम, यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ए माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 2kT आ गया। ओके, इसको ओपन करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT। ओके, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस क्या आएगा, 2x आएगा, तो 2ax प्लस में आ गया और माइनस में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, अपॉन में ए स्क्वायर ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT। यहाँ से x क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे 2a माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT। बस यही क्या आ गई हमारे पास रिलेशन आ गया, ये क्या आ गई हमारे पास रिलेशन आ गया। ओके, बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद उसको बस रीअरेंज किया, रीअरेंज करने पे यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया। जब x कॉमन लेंगे तो 2a में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2a माइनस में क्या बचा, x बचा, और अपॉन में ये, सो x इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT। तो ये एक हमारा रिलेशन हो गया, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब वही बात है कि अगर आपने इस फॉर्मूले को याद करना अच्छी बात है, वरना तो फिर आप क्या करो, ये फॉर्मूला तो हम जनरलाइज कर देंगे, ये वाले इस तरह के फॉर्मूले जनरलाइज नहीं होंगे, इस तरह के फॉर्मूले कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते हम। ये फॉर्मूला हम जनरलाइज कर देंगे, ये लगा लो, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करोगे, वैल्यूज को पुट करने के बाद आपने बस रीअरेंज करना है ये, और आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। याद कर सकते हो, अच्छी बात है, मतलब याद इतने सारे फॉर्मूले कहाँ याद रहेंगे, चीज़ों को याद कम किया करो, उसको समझा ज़्यादा करो कि हम उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ना एग्जाम में जब हम बैठते हैं ना, एग्जाम में बैठने के बाद क्या होता है कि जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो भी हम गलत कर देते हैं, हमें सोच लग रहा है कि क्यों ना क्या पता ये गलत क्यों ना हो, तो हम ना हमेशा वहाँ पे ट्रेडिशनल वे से जाते हैं। जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करते हैं, जो भी हमारे शॉर्टकट है, जो हमें चीज़ें याद की हैं, हमें उन पर यकीन ही नहीं होता। हम एग्जाम बैठते तो हम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम उन पर थोड़ा यकीन करना ही कम कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम ड्राइव करते हैं उसको। तो वही है कि थोड़ा बहुत याद करो, और थोड़ा बहुत क्या करेंगे हम उसको कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे फॉर्मूले फाइंड आउट करते हैं, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ गया, क्लियर। तो ये थर्ड ऑर्डर क्या है, बाकी केस नहीं करेंगे हम इसके अंदर भाई, अगर दो रिएक्टेंट सेम हो और एक डिफरेंट हो, या फिर तीनों के तीनों क्या हो, डिफरेंट हो, उनकी बातें नहीं करेंगे। सिर्फ यही केस इंपॉर्टेंट था और इसी के बारे में हमने क्या की, बात की। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ओके, नेक्स्ट करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखो, हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हमने किसी भी रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, वहाँ पे मेनली चार चीज़ें करते हैं। सबसे फर्स्ट करते हैं हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सेकंड करते हैं हम कंप्लीशन टाइम, थर्ड करते हैं हम हाफ लाइफ, और फोर्थ करते हैं हम क्वार्टर लाइफ टाइम। ओके, तो वही यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो हमें पता है कि जो जनरल यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, वो क्या होती है, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और पर सेकंड, और n हमें पता है कि n क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू को 3 को यहाँ पुट करेंगे तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, मोल
पर लीटर की पावर कितनी होगी यहाँ पे -2 होगी और पर क्या आ गया सेकंड आ गया। सो अल्टीमेटली जो रेट कांस्टेंट उसकी यूनिट क्या होगी लीटर स्क्वायर पर मोल की पावर -2 और पर सेकंड। तो ये क्या होगी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हो गया। ओके यहाँ पे एन की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो पावर कितना आएगा -2 -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे लीटर की और ऑलरेडी -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और मोल की प्लस है तो क्या हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगी। ओके तो ये फर्स्ट आ गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो हमें पता है कि सेकंड क्या फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं हम कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड क्या होगा हमारा कंप्लीशन टाइम होगा जिसको हम T 100% बोलते हैं। T 100% का मतलब है कि जो रिएक्शन क्या होगी हमारी 100% कंप्लीट होगी, मतलब वो टाइम जहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी 100% कंप्लीट हो जाएगी, उसी को क्या बोलेंगे हम कंप्लीशन टाइम बोलेंगे। अब देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 2kT इज इक्वल टू 1/80 का स्क्वायर माइनस 1/A0 का स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन का। अब देखो कंप्लीशन टाइम है, कंप्लीशन टाइम का जो टी है टी हमारा क्या हो जाएगा टी 100%, टी है टी क्या हो जाएगा 100% होगा। ओके और हमें पता है कि जब हमारा टाइम 100% हो जाएगा मतलब जो हमारा कंप्लीशन टाइम आएगा तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है वो क्या होगी 0 हो जाएगी। सो दैट मीन्स जो हमारा 80 है 80 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके इसको यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्या आएगा हमारा टी 100% और 2 के नीचे आ गए 1/2 के 1/0 माइनस 1/A0 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। ओके अब देखो 1/0 क्या होता है इन्फिनिट होता है और इन्फिनिट के जो भी मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से तो अल्टीमेटली क्या आएगा इन्फिनिट आएगा। सो इसका मतलब है कि जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसका भी T 100% क्या होता है इन्फिनिट होता है। T 100% क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे भी जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम nth ऑर्डर को जनरलाइज करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 0 ऑर्डर रिएक्शन ही क्या होगी हमारी कंप्लीट होगी एक पर्टिकुलर एक फाइनाइट टाइम में। फर्स्ट ऑर्डर या उससे ऊपर जितने भी हायर ऑर्डर की रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी वो कंप्लीट ही नहीं होगी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के अंदर फाइनाइट टाइम के अंदर, उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगी वो कंप्लीट होने में, जैसे यहाँ पे भी इनफाइनाइट आया। ओके तो ये हो गया हमारी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है हमारा हाफ लाइफ। थर्ड क्या है हाफ लाइफ। अब देखो हाफ लाइफ को कैसे लिखते हैं T50 भी लिखते हैं T 1/2 भी लिखते हैं उसको। ओके तो ये क्या हो गया हमारा हाफ लाइफ हो गया। अब वही है कि जो हमारा फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है 2kT इज इक्वल टू 1/80 का स्क्वायर माइनस 1/A0 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। अब रिएक्शन जो हाफ लाइफ है हाफ लाइफ का मतलब है कि जो हमारा T है T क्या हो जाएगा हमारा T 50% होगा और जो हमारा AT है वो किसके इक्वल होगा A0/2 के इक्वल होगा। यही तो कर रहे हैं ना हम कि जब रिएक्शन हमारी 50% हो जाएगी इसका मतलब है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना बचेगा हाफ बचेगा। इनिशियल कितना था A0 था, अब कितना बचेगा A0/2 बचेगा। दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो पुट करने के बाद क्या आएगा T 50% इज इक्वल 1/2 के को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/80 की जगह क्या आएगा A0/2 पर यहाँ पे तो 80 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि A0/2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1/A0 का स्क्वायर। 80 है ना 80 की जगह क्या आएगा A0/2 तो 80 की जगह यहाँ पुट करेंगे तो A0/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके इज इक्वल टू 1/2 के। अब देखो जब 2 तो ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 है 2 का स्क्वायर क्या जाएगा ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा क्या बनेगा वो 4 बनेगा अपॉन में A0 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ओके यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1/A0 का स्क्वायर आएगा। क्लियर है। सो अल्टीमेटली जो हमारे पास T 50% है T 50% क्या आएगा 4 - 1 3 सो 3/2 के A0 का स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा T 50 का रिलेशन हो गया। T 50 क्या होगा 3/2 के A0 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जैसे हम A0 है A0 को हम A भी लिखते हैं सो हमारा रिलेशन एक ये भी आ गया T 50% इज इक्वल टू 3/2 के A स्क्वायर। T 50% क्या आएगा 3/2 के A स्क्वायर। ओके सो ये हो गया हमारा T50 ऑफ हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा 3/2 के A स्क्वायर। क्लियर। सो ये हो गया हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है हमारी क्वार्टर लाइफ।
जो हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, क्वार्टर लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब देखो वही हो गया, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 1/2K 1/AT का स्केयर माइनस 1/A0 का स्केयर। अब क्वार्टर लाइफ का मतलब क्या, क्वार्टर लाइफ तो होता है कि जब रिएक्शन हमारी क्या हो जाए 75% हो जाए, तो इसको हम लिखते हैं T 75%, या इसको लिखते हैं T 3/4, या फिर इसको लिखते हैं TQTR। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो T क्वार्टर का मतलब है कि जो हमारा टाइम है वो कितना हो जाएगा, T 75% हो जाएगा, और जो हमारा AT है वो कितना हो जाएगा। देखो AT क्या है, AT है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, AT है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। जब रिएक्शन हमारी 75% कंप्लीट हो जाएगी, जब रिएक्शन हमारी 75% क्या होगी, कंप्लीट होगी, इसका मतलब है कि जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो कितनी बचेगी, 25%। कितनी बचेगी, 25%। ओके, सो जितनी इनिशियल थी उसका 25 बचेगी, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। AT क्या आएगा, A0/4। वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, T 75% इज इक्वल टू 1/2K 1/A0 अपॉन 4 का क्या आएगा, स्केयर माइनस 1/A0 का स्केयर। यही तो बनेगा। जब हम AT को पुट करेंगे A0/4, तो AT का तो स्केयर है, तो A0/4 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, और जो बाई 4 है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 4 का स्केयर क्या बनेगा, अल्टीमेटली 16 बनेगा। तो T 75% इज इक्वल टू 1/2K, 4 का स्केयर बनेगा 16 अपॉन में A0 का स्केयर माइनस 1/A0 का स्केयर। तो 16 में से 1 गया तो क्या आएगा, 15। तो T 75% क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 2K A0 का स्केयर। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो T 75% है वो क्या आएगा, 15 अपॉन 2K A स्केयर। A0 को हमें पता ना, A लिखते हैं हम, तो T 75 कितना आएगा हमारा, 15 अपॉन 2K A स्केयर, 15 अपॉन 2K A स्केयर। ओके, तो ये हो गया हमारा T हाफ, ये क्या हो गया हमारा T क्वार्टर। अगर हम दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करें, देखो 2K स्केयर यहाँ पे भी सेम है, 2K स्केयर यहाँ पे भी सेम, पर यहाँ पे 15 और यहाँ पे क्या है, 3 है। इसका मतलब है कि T क्वार्टर क्या है, 5 टाइम्स है। T क्वार्टर क्या है, 5 टाइम्स है किसके, T हाफ के। तो रिलेशन आ गया यहाँ पे T 75% इज इक्वल टू 5 इंटू T 50%। ओके, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में क्या आया था इनका रिलेशन, यहाँ पे जैसे 5 की जगह क्या आया था, 3/2 आया था, 5 की जगह क्या आया था, 3/2 आया था। फर्स्ट ऑर्डर में गए थे यहाँ पे कितना आया था, 2 आया था। सेकंड ऑर्डर में गए थे तो यहाँ पे कितना आया था, 3 आया था। अब थर्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस तरह से जनरलाइज कर रहे हैं। जब nth ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दूंगा मैं आपको कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, मतलब दोनों का जो रिलेशन होगा T क्वार्टर का और T50 का क्या रिलेशन होगा किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर हमने बात की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, उसका कंप्लीशन टाइम, उसका हाफ लाइफ, उसका क्वार्टर लाइफ, और हाफ लाइफ और क्वार्टर लाइफ के बीच में रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट करेंगे इसके बेस पे कुछ 3 to 4 ग्राफ्स करेंगे, वही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स करेंगे। ऐसे तो ग्राफ तो बनाने को तो बहुत सारे बना सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, उन्हीं की हम बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड ऑर्डर में हम बात करेंगे वो करेंगे हम इसके ग्राफ्स। अब ग्राफ तो बनाने को तो बहुत सारे हम ग्राफ बना सकते हैं, पर वही बात करेंगे जो क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। जनरली थर्ड ऑर्डर में ज़्यादा ग्राफ पूछता नहीं है, ज़्यादा T हाफ या फिर 1/AT स्क्वायर वर्सेस टाइम, यही ग्राफ 2-3 इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो करेंगे हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का क्यूब, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का क्यूब। अब देखो हमें पता है कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा रेट है, रेट इज इक्वल टू K, ए की कंसंट्रेशन क्या हो गया, क्यूब हो गया। रेट इज इक्वल टू K, ए की कंसंट्रेशन क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे रेट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन का क्यूब आएगा। अब देखो कंसंट्रेशन का क्यूब क्या हो गया हमारा, x हो गया। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ बन गया, ग्राफ के इसके बन गया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बन गया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया, x बन गया। और हमें पता है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कहाँ से जाता है, ये सेंटर से ओरिजिन से पास हो जाता है, और जो उसका स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका k होगा।
स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका के होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड ग्राफ की हम बात करेंगे वो है 1/80 का स्क्वायर वर्सेस टाइम। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर में आया भी होगा ये 1/80 स्क्वायर वर्सेस टाइम, पर ग्राफ ही सिंपल है। ओके, देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा 1/80 का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt, यही है। तो 1/80 स्क्वायर हम यहीं पे रखेंगे इज इक्वल टू 2kt प्लस 1/a0 का स्क्वायर, 1/80 स्क्वायर हम यही रखेंगे इज इक्वल टू 2kt प्लस 1/a0 का स्क्वायर, बस यही बन गया। ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस पे क्या आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है 1/80 का स्क्वायर। ओके, x एक्सिस पे क्या आ रहा है, x एक्सिस पे देखो t तो हमारा x हो गया, और जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा हमारा, स्लोप हमारा 2k होगा, और c इंटरसेप्ट बचा हुआ क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा 1/a0 का स्क्वायर। ये क्या होगा, ये हमारा इंटरसेप्ट होगा। ओके, तो जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे तो आ गया 1/80 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा टाइम आ चुका है। ओके, अब देखो, अब 1/a0 का स्क्वायर, a0 की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, 1 करेंगे तब भी स्टिल वैल्यू क्या रहेगी हमारी, पॉजिटिव रहेगी। स्टिल वैल्यू क्या रहेगी हमारी, पॉजिटिव रहेगी। दैट मीन जो इंटरसेप्ट है हमारा, इंटरसेप्ट क्या है हमारा, पॉजिटिव है, और स्लोप भी क्या होगा, स्लोप भी पॉजिटिव है। तो हमने मान लिया कि ये क्या हो गया, ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया 1/a0 का स्क्वायर, और जो स्लोप है, स्लोप भी क्या होगा हमारा, वो पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होगा हमारा, वो होगा स्लोप इज इक्वल टू 2k होगा। ओके, तो ये ग्राफ बनेगा 1/80 स्क्वायर वर्सेस टाइम के बीच में। ओके, अब कई बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से कि सर ग्राफ इतने सारे आ रहे हैं, उनको याद करें या फिर उनको हम फॉर्मूला से ड्राइव करें। जब हम फॉर्मूला से करें थोड़ा टाइम लगता है। देखो ग्राफ बहुत ज़्यादा होंगे, हर एक में हम देख रहे हैं कि हम 6, 7, 8 ग्राफ अराउंड हर एक ऑर्डर की डायरेक्शन में कर रहे हैं। ऐसी और जो अरेनियस थ्योरी, कोलिशन थ्योरी, उनके बेस पे भी ग्राफ आएंगे। ओके, तो लास्ट में एट द एंड ऑफ चैप्टर हमारे अराउंड 50 ग्राफ बन जाएंगे, और उनको याद करना हर एक को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये कि फॉर्मूले आपको आता है, फॉर्मूले से ड्राइव करो और फिर ग्राफ बनाओ, वो सबसे बेस्ट, ट्रेडिशनल वे से जाओ तो बेस्ट है। याद करने से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इतने सारी चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, अगर आप भूल गए तो और भी दिक्कत है। तो ये कि फॉर्मूले से करो, फॉर्मूले से जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। पर अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं सही से, तो ग्राफ भी आप सही से नहीं बना पाओगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 1/80 स्क्वायर वर्सेस टाइम। ओके, नेक्स्ट जो ग्राफ करेंगे वो करेंगे हम टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वहां पे हम 4 ग्राफ करेंगे। जैसे ग्राफ नंबर जो 3 है वो क्या होगा हमारा, टी हाफ वर्सेस ए होगा, टी हाफ वर्सेस ए। जो नेक्स्ट हमारा 4th ग्राफ होगा वो होगा हमारा टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर। ये क्या होगा, टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर। जो हमारा 5th ग्राफ होगा वो होगा टी हाफ वर्सेस 1/a, और जो 6th ग्राफ होगा हमारा वो होगा टी हाफ वर्सेस 1/a स्क्वायर। तो ये हम 4 ग्राफ ड्रॉ करेंगे टी हाफ और ए के बीच में, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के बीच में। एक बार टी हाफ वर्सेस ए, एक बार टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर, एक टी हाफ वर्सेस 1/a और एक टी हाफ वर्सेस 1/a स्क्वायर। ओके, देखो हमें पता है कि जो टी हाफ और टी हाफ का जो फॉर्मूला है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या है हमारा, हमें पता है कि जो टी हाफ है, टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है हमारा 3/2k स्क्वायर। टी हाफ क्या होता है, 3/2k स्क्वायर होता है। ओके, अब देखो जो ग्राफ बनाना है, ग्राफ किसके बीच में बनाना, टी हाफ वर्सेस ए के बीच में बनाना है। ग्राफ हमें किसके बीच में बनाना है, टी हाफ वर्सेस ए के बीच में बनाना है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये तो क्या होगा वाई एक्सिस, और ए क्या हो गया, ए हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ए क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, तो इसके बीच में ग्राफ बनेगा ये। ओके, एक बार 4th ग्राफ देखते हैं। देखो यहाँ पे भी जो टी हाफ है हमारा वो क्या होगा, 3/2k स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो ग्राफ बनाना है हमने, ग्राफ किसके बीच में बनाना है, टी हाफ और ए स्क्वायर के बीच में बनाना है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा y होगा, y तो क्या होगा हमारा टी हाफ होगा, बट जो x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे x क्या होगा हमारा ए स्क्वायर होगा, x क्या होगा हमारा ए स्क्वायर होगा। तो अब जो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। तो ये 2 ग्राफ है। ओके, उन 2 के बारे में बात करेंगे, पहले हम इन 2 को देखते हैं। देखो यहाँ तो है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और यहाँ पे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है।
अब भैया कि x को इंक्रीज करेंगे तो y क्या होगा, डिक्रीज होगा। x को इंक्रीज करेंगे तो y क्या होगा, y हमारा डिक्रीज होगा। x को इंक्रीज करेंगे तो y क्या होगा, y हमारा डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ बन जाएगा। ओके, यहाँ पर भी वही है कि अगर हम x को इंक्रीज करेंगे y क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट यहाँ पर अगर हम x को इंक्रीज करते हैं तो y बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में इसमें डिक्रीज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर हम x को इंक्रीज करते हैं तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो जब x हमारा 0 है तो y की वैल्यू क्या है, हमारी मैक्सिमम है। जब हम x को बढ़ा रहे हैं तो अल्टीमेटली y क्या हो रहा है, y हमारा डिक्रीज हो रहा है। ओके, कि y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू हमारी कम आ रही है। बट यहाँ पे डिक्रीमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का क्या है, स्केयर है। अगर हम x को बढ़ाते हैं तो y बहुत ज्यादा क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा ना तो जो हमारा ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसे बनेगा, थोड़े अंदर की तरफ आ जाएगा। बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये क्या होगा, ये थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा, थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा, ये थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा। इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। यहाँ पे x बढ़ा रहे हैं, y थोड़ा सा टाइम लग रहा है डिक्रीज होने में, बट यहाँ पे एकदम सडन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x का स्केयर है। हल्का सा इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो इस तरह दोनों के बीच में आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा, हमें पता है कि टी हाफ क्या होता है, 3/2 के ए स्केयर, 3/2 के ए स्केयर है। ओके, तो ये हमारा टी हाफ और ये यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 1/a आ गया। टी हाफ क्या हो गया, हमारा y एक्सिस पे आया। अब देखो 1/a किसका काम करेगा, x का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है, 1/x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या 1/x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया ग्राफ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे, क्योंकि 1/a x का काम कर रहा है, तो यहाँ पे 1/a स्क्वायर तो क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे तो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा पैराबोला बनेगा इस तरह से। क्लियर है ना, क्योंकि अगर हम x को हल्का से इंक्रीज करेंगे तो y क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर हम x को हल्का इंक्रीज करेंगे तो y क्या होगा, y बहुत ज्यादा क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर। तो हमें पता है कि टी हाफ क्या होता है, 3/2 के ए स्क्वायर। यहाँ पे टी हाफ आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 1/a स्क्वायर आ गया। तो टी हाफ तो क्या हो गया, हमारा y एक्सिस पे हो गया, और 1/a स्क्वायर क्या होगा, x एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो 1/a स्क्वायर, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ आ गया। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस में क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन जाती है, कहाँ जाती है, ओरिजिन में से जाती है। तो फिर ये बनेगा यहाँ पे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्लोप है, स्लोप भी आप लिख सकते हो यहाँ पे सब में। क्लियर है ये पॉइंट कि इन दोनों का आपने कंपेयर करना आपस में। और ये तो आपको पता है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के, तो क्या बनता है, पैराबोला का बनता है। ओके, x को अगर हम हल्का से इंक्रीज करेंगे y बहुत ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे x को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो y बहुत ज्यादा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ये डायरेक्टली का हो गया और ये कंप्लीटली क्या हो गया, इनवर्सली का ग्राफ हो गया। ओके, तो ये चार तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और 1/t स्क्वायर वर्सेस टाइम वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये थी हमारी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर हमने उसके फॉर्मूले को ड्राइव किया, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और हमने उसके ग्राफ को भी स्टडी किया। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे nth ऑर्डर, सबको जनरलाइज कर देंगे 0 से लेकर 3, जितने भी हमने अभी 2 ऑर्डर किए, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, सबको क्या कर देंगे, हम जनरलाइज कर देंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे उसकी nth ऑर्डर के ग्राफ भी करेंगे कि कैसे हमें ग्राफ 2-4 ग्राफ तो हमें जनरलाइज ही कर देंगे हम उसको, कि ऐसे ही बनेंगे वो। ओके, थैंक यू।